सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पे टुनाइट विद जैस्मीन। मैं हूं मोइज़ रहमान और हमारे साथ हैं सीनियर एंकर पर्सन जैस्मीन मंजूर। अस्सलाम वालेकुम जैस्मीन। वालेकुम अस्सलाम मोइज़, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैस्मीन, आज 27 अक्टूबर 2024 को 77वां यौम सियाह मनाया जा रहा है जब इंडियन फोर्सेस ने कश्मीर पर अपना जाबराना तसल्लुत किया था इन 1947। एग्जैक्टली। और आज तक वो जुल्म और बर्बरियत जारी है और इस बात पे आज यौम सियाह कश्मीर भी मनाया जा रहा है और टोटल हड़ताल है आज कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में भी। और इसीलिए आप जानते हैं कि हमने भी काली पट्टियां पहनी। मैं इस पर एक छोटा सा कमेंट करना चाहती हूँ। देखें, यहाँ से मुझे वो चीज़ याद आ गई है, दो कि हमारी पहली स्टोरी नहीं है, हम अपनी पहली स्टोरी की तरफ जाएंगे, लेकिन ये कमेंट जो मैं करना चाहती हूँ ना, ये उन लोगों के लिए है जो कि एक आज़ाद मुल्क में, एक आज़ाद माहौल में सांस ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, उन्हें किसी बमबारी का, किसी यलगार का, किसी तरफ से वार का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये रट लगाई हुई है कि वो लेके रहेंगे आज़ादी और असली आज़ादी। हम एक आज़ाद मुल्क है नाज़रीन, हमें किसी से आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी की जंजीरें हमने अपने गले और पाँव में खुद डाली हुई हैं सियासत के नाम पर। ये वो लोग हैं जो आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जो इज़राइल में हो रहा है, इज़राइल जो कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, उनसे जाकर पूछे कि आज़ादी की कीमत क्या होती है और जब आज़ादी लेनी पड़ती है ना तो उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलती, और जो मिली हुई है ना, खुदा का वास्ता, ये मेरे हाथ जुड़े हुए आप सबके आगे, मेरे समेत, उसकी कदर करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और नफल अदा करें कि आपकी सरहदें महफूज हैं, कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, शहादतें उठाई जा रही हैं। हर रोज़ उन जवानों के कंधों, वो जो जिनके ताबूतों पर झंडों के साथ उनकी या बेवाओं को या उनकी माओं को उनके जवान बेटे भेजे जा रहे हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान में हो या पुलिस में हो। तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि आज़ादी लेना और वाकई आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना, ये एक बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है। जस्ट एन ओपनिंग कमेंट। बेटर, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला कश्मीर को और फ़लस्तीन को आज़ाद करे, आई थिंक अपनी फर्स्ट स्टोरी की जानिब चलते हैं। बिल्कुल। तो जैस्मीन, 27वीं तरमीम का जोर शुरा भी 26वीं की धूल बैठी ही नहीं थी कि अब 27वीं का शोर मच गया है। जैस्मीन, आपने देखा कि दोबारा जोड़ तोड़ का अमल शुरू हो गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात भी हो गई है और वहीं पे ख़बरें आ रही हैं कि JUIF और PTI की क़यादत के दरमियान भी एक रब्ता हुआ है। ये किस जानिब बढ़ रहे हैं हम? बस मुझे ज़ाहिर से 26वीं जो आईनी तरमीम थी उसके अंदर सुकम है ना बहुत सारे, उसके अंदर बहुत सारी, देखें, जब आपने उजलत में एक चीज़ करनी होती है और आपको पता भी था कि मतलब ऑब्वियसली वी ऑल नो कि ये एक मखसूस चीफ जस्टिस को ना लाने के लिए किया गया। चलें ठीक है, मान लिया उनको, आपने कहा कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, एक नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत आ गए ना, आई एम हैप्पी। मुझे जस्टिस याया आफरीदी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए बिकॉज मैं बार बार ये कह रही हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब मुझे उनकी शख्सियत से ये बहुत ज़्यादा एक ऑरा फील हो रहा है कि उनकी जो लोग ये ख्वाहिशों में है ना, ये आई थिंक उनकी ख्वाहिशों पे पूरे नहीं उतरेंगे। अच्छा। बिकॉज नहीं उतरेंगे, बिकॉज उनके आने के बाद जो पहले 2-3 इकदाम है ना, मैंने आपको पहले ही कहा था, देखें, उनके लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी और अपने तमाम कॉलीग्स का जो एक मोराल है ना, उसको बहाल करने की ज़रूरत है।
अच्छा भाई चलो 26 ले आए आप अब उस सुकम में। अब पहले हमने आपसे पूछा 27वीं तरमीम हाँ जी कर रहे हैं नहीं कर रहे, सोच रहे हैं, ऐसा है वैसा है। आज पहले खबरें नहीं दे रहे थे, फिर वो जब ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहबाज शरीफ से लाहौर में मिले तो खबरें बाहर आ गई कि हाँ जी उसकी तैयारी हो रही है। अब उसमें क्या है अब कुछ नहीं पता। अब आप कहते हैं फिर ये कहते हैं ना जबकि पार्लियामेंट बाय द डेमोक्रेसी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, भाई क्या है 27वीं तारीख, छुपाने की क्या बात थी? आपने अगर अमेंडमेंट या ड्राफ्ट तैयार कर दिया, आप पहले पब्लिक में फ्लोट कर दे, पार्लियामेंटेरियंस को तो दे ना। आप खुद से ही मिल रहे हैं छुप के रात में मुलाकातें कर रहे हैं और फिर तरमीम पास कर देते हैं। जिस दिन तरमीम पास हो रही थी आपको दिनेश कुमार साहब ने बीएपी के सेनेटर, उन्होंने कहा कि तरमीम भी पास करा दें, अभी हमारा लोगों ने नाम रख दिए ये तरमीमी वाले सेनेटर। तो ठीक है बस सही है। अब देखते हैं 27वीं तरमीम में क्या आता है, क्या आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं पता। आई थिंक मे बी समथिंग रिलेटेड टू द मिलिट्री कोर्ट्स, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। स्पेकुलेशन है, कुछ कहते हैं कि जो 26वीं तरमीम में जो सुकम मौजूद हैं उसको दुरुस्त करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की कैसे बनेंगे, सूबाई लेवल पे कैसे बनेंगे, केसेस कैसे ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन तरमीम करना कोई छोटा स्टेप नहीं है, इतना बड़ा आपने स्टेप उठाया है 26वीं तरमीम में और उसमें भी सुकम छोड़ दिया और अब आप 27वीं लाने की बात करें, इससे कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक साख्त है उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, मतलब है अगर ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इन तरमीम से पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होगा तो ठीक है फिर करते रहे। आई मीन लाइक हु कैन स्टॉप देम। आई मीन लाइक सुबह 5 बजे तक अगर ये बैठ के कभी आपने सुना कि सुबह 5 बजे तक असेंबली खुली रहे, पर इतनी जल्दी थी इनको तरमीम लाने की। तो लोग कहते हैं कि वो कह रहे थे कि हम फजर भी पढ़ के फिर सोएंगे, इस वजह से उन्होंने कहा कि असेंबली का इजलास इतना लंबा। हाँ लेकिन देखें ना, आप अगर एक अच्छा काम भी कर रहे हैं और उसे आप गलत तरीके से कर रहे हैं, बजोरे डंडा करें। अच्छा अब इसमें इंटरेस्टिंग जो बात होगी ना, सारी बातें छोड़ दे, सियासत पे बात करें। अब इंटरेस्टिंग सबसे बात ये होगी कि इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी है ना पीपल्स पार्टी के मुंह से निकल गई है या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आई थिंक के बगैर not meaning it, maybe he didn't mean it, but he said it on an television. उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान साहब की ज़रूरत नहीं थी, उनके बगैर भी हमारे नंबर पूरे। तब देखते हैं जब अगर उनके नंबर उस वक्त पूरे थे तो आप देखते हैं अब होते हैं या नहीं होते, और अब मौलाना का क्या इसमें रोल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब ये तरमीम से हम भी तो अवाम ही है, मैं तो ऑनेस्टली बहुत तंग आ गया। अवाम भी जो है ना, अवाम मतलब अवाम की बात यहाँ पे कहाँ आ रही है, आप ये तो बताएं, मतलब आपको नजर आ रही है? नहीं कोई नहीं आ रही। देखिए कल पेशावर में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना, और कल पेशावर में जो बड़ा वाकया हुआ है वो ये है कि वहाँ पे कारखानों एक जगह है और आपको पता है पेशावर के अंदर बहुत ज़्यादा सामान आता है, बॉर्डर से भी आता है, इलीगली भी आता है, लीगल भी आता है, लोग बड़ी पुरजोश तरीके से शॉपिंग करते हैं। दीज आर ह्यूज मार्केट। एक किस्सा ख्वानी और ये कारखानों। एग्जैक्टली। अच्छा जब मैं कारखानों लास्ट गई थी ना तो मुझे उस वक्त बड़ा एक थोड़ा सा दिल में ये वहम था कि ये जिस बेहंगम तरीके से ये सारी डेवलपमेंट और ये बनी हुई है ना, खुदा ना खास्ता अगर यहाँ एक जरा सी आग, जरा सा चिंगारी भी भड़क गई ना तो ये सब कुछ सुलग जाएगा। 28 घंटे लग गए केपी की हुकूमत को आग बुझाने के लिए, 28 घंटे। हमारे साथ इस वक्त शिराजी साहब मौजूद हैं, जायशा शिराजी साहब हमारे सीनियर ब्यूरो चीफ हैं, उनको वेलकम करते हैं और उनसे हम जरा थोड़ा सा अपडेट लेते हैं क्योंकि इस पे अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है ना कि हमारी 15 बेसिकली केपी गवर्नमेंट का मौकफ ये है कि हमारे 15 फायर टेंडर्स जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद की इंतजामिया, हाँ फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो वहाँ पे कब्जा हुआ है। हाँ तो आप लेके क्यों गए थे भाई वहाँ? जाहिर शाह शिराज शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जस्मीन, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो आपके अपने शो के स्टाइल का और थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतने प्यार से मुबारक दी और शुक्र है कि सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, वरना पता नहीं लोग समझते कि आप मुझे किस चीज की मुबारक दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है। शाह साहब आपके साथ तो एक बहुत ही एहतराम का रिश्ता है।
शाह साहब, ये कारखानों में मतलब है ये 28 घंटे तक की लगी हुई आग, कितने लोग जख्मी हुए हैं, क्या सिचुएशन है? ये कह रहे हैं हम मर्दान से, स्वाबी से, पूरे पाकिस्तान से फायर ब्रिगेड्स पहुंचा रहे हैं, तो क्या सिचुएशन हो गई, किस तरह ये इतना हुआ? और फिर ये कहते हैं हमारी फायर ब्रिगेड्स तो पिंडी वालों ने रोकी हुई हैं, यानी कि वो पिंडी वाले नहीं, यानी कि हुकूमत ने जब्त कर लिए, क्योंकि वो अली अमीन गंडापुर अपने साथ ले गए थे उस वक्त जब वो धरने के लिए जा रहे थे डी चौक पे। तो क्या सिचुएशन है शाह जी? पहले तो देखिए अजीब सी सूरत हाल ये है कि बाकी तकरीबन 28-30 घंटे हो गए और तकरीबन 25 के करीब हमारे फाइटर्स जो गाड़ियां हैं, अमला है 100-150 से ज्यादा। और हैरत अंगेज बात यह कि ये आग आज शाम तक उस पर किसी तरीके से काबू नहीं पाया जा रहा था। और टेक्निकली इशू ये है कि ये एक केमिकल डायपर बनाने का कारखाना था जो कारखानों मार्केट के करीब है, हैदराबाद इंडस्ट्रियल स्टेट इसको कहते हैं। और आग भड़की है कुछ शॉर्ट सर्किटिंग के बाद, लेकिन उसके बाद जो है अब तक तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि फायर फाइटर्स की भी हम कह सकते हैं कि एक लिहाज से उनकी जो है वो इनकॉम्पिटेंस कह ले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी इनकॉम्पिटेंस कह ले, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि तकरीबन 30 घंटे तक अगर एक 4 कनाल के कारखाने में आग लगी और आपके 25 फाइटर्स उसको जो है वो नहीं एक्सटिंग्विश कर सके, ये मेरे ख्याल में एक गंडापुर साहब को एक बहाना कि शायद पिंडी वालों ने रोक लिए या जो भी, क्योंकि खैबर रोड और पिंडी वालों के साथ तो काफी ज्यादा इनकी कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो मसला शायद ना हो। लेकिन बेशक हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ जो इस किस्म के डिजास्टर से निपटने के लिए जो हमारी फोर्सेज है वो इतनी इक्विप नहीं है। नहीं है हमारी कोई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी कोई जरा सा पर्सनल छोटा सा भी डिजास्टर हो जाए ना तो ऑन अ स्टेट लेवल, क्योंकि हम इतने ज्यादा हम अपनी सियासत में मगन है कि हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान के लोगों की जरूरियात क्या है। शाह साहब ये बताइएगा कि मतलब है ये इस केमिकल फैक्ट्री के साथ तो फिर वो कारखाना, वो सारा जहां माल है, कपड़े हैं, वो पूरी जो बड़ी मार्केटें हैं, क्या आग वहां तक तो नहीं फैली? नहीं जैस्मिन, खुशकिस्मती ये है कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट हम समझते हैं जो कारखानों मार्केट है जहाँ स्मगल गुड्स और ओवरऑल इम्पोर्टेड माल या अफगानिस्तान से आया हुआ जो सामान बिकता है, उसके बिल्कुल रोड अक्रॉस एक इंडस्ट्रियल स्टेट हैदराबाद में डेवलप की गई थी। ये कारखाना दरअसल में वहाँ पे वाक़या है। अच्छा। और टोटली आप इंडस्ट्रियल स्टेट इसको कह सकते हैं। यहाँ पे मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो डिस्पोजेबल आपके प्लास्टिक इक्विपमेंट वो बनता है, डायपर्स बनते हैं, इसके अलावा और ऐसी चीजें जो कि प्लास्टिक रिलेटेड है। तो यही रीजन है कि एक तो केमिकल के ड्रम्स जो इसके बेसमेंट में बड़ी मिकदार में मौजूद थे, काफी बड़ा और पुराना कारखाना है, काफी अरसे से यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल जोन के अंदर इसकी ऑपरेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कह रहे हैं कि शायद इनकी बैड लक है कि शुरू में जो है वो ना तो फायर फाइटर्स पहुंच सके हैं, ना इक्विपमेंट उनके पास था कि वो आग को बुझाते। उसके बाद ही काफी ज्यादा फैली और पूरी बिल्डिंग मेरे ख्याल में तबाह बर्बाद हुई। लेकिन एक काम जरूर हुआ है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द काफी सेंसिटिव वजीद कारखाने थे जिनको जो है वो जरूर हम कहेंगे कि जो फायर फाइटिंग जो स्टाफ है उसने कोशिश की कि उसको बचा लिया जाए और आग फैली नहीं है। ये बड़ा मतलब हम कह सकते हैं पॉजिटिव चीज जो है वो इन्होंने की है। शाह साहब, आपके यहाँ होने से एक फायदा उठाना चाहते हैं, मैं और मुईज आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जरा ये बताइए ना कि ये बुशरा बीबी जो आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह केपी में, अब वो क्या नाम है, सुना है कुछ सियासत में हिस्सा विस्सा लेंगी, क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए इब्तदाई तौर पे तो शायद ये उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग की, जो कोर कमेटी के लोग थे उनसे भी मीटिंग हुई और उनको बुलाया गया। यहाँ पे जो सीनियर मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, जिसके बाद उनका मेडिकल चेकअप हुआ यहाँ पे शौकत खानम हॉस्पिटल में पेशावर में, और कहा यह गया था कि 2-3-4 दिन आराम के बाद वो बाकायदा जो है वो तमाम कोर कमेटी के मेंबर से मिलेंगी। और ओवरऑल तो शाह साहब, फिर बैरिस्टर सैफ ने ये चीज रिफ्यूज क्यों की? उन्होंने ऑन एयर आके कहा कि ये झूठ है, कोई नहीं, उन्होंने ना किसी कमेटी के ऊपर इजलास किया और ना वो कोई सियासत करेंगी। देखिए वो तो मेरे ख्याल में इनकी पार्टी, अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो पीछे शायद उनका शायद एक एक्टिव रोल नहीं रहा पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन एक चीज जरूर होगी, अगर बानी चेयरमैन जो है वो जेल के अंदर है तो एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले देखें पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात थे वो बड़े विजिबल थे। आपके पंजाब के पार्टी के जो लोग थे या आपके जनरल सेक्रेटरी थे, बैरिस्टर गौहर हो गए, शाह फरमान हो गए, साथ उमर अयूब हो गए, और अली अमीन गंडापुर ने जिस तरीके से तमाम प्रोटेस्ट को लीड करने की कोशिश की और वो ऊपर आए, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा वो कहते हैं ना सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था पार्टी के अंदर, जिसके बाद पार्टी लीडरशिप के दरमियान जो काफी इख्तिलाफात थे। तो एक अली अमीन को ये फायदा होगा
कि बुशरा बीबी की यहाँ मौजूदगी से उन्हें एक इंडोर्समेंट मिलेगी, जो डिसीजन वो करेंगे किसी भी लिहाज से, ये एक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कितना रोल बुशरा बीबी के पास होगा और वो किस तरीके से ऑपरेट करेगी। हाँ, ये जरूर है कि उनकी यहाँ मौजूदगी मेरे ख्याल से एक लिहाज से जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसको ताकतवर बनाएगी कि वो आगे डिसीजंस करें। और आपने देखा कि जो अली अमीन का स्टांस है प्रोटेस्ट के हवाले से, दूसरी चीजों के हवाले से, क्योंकि वो काफी क्रिटिसाइज हुए, बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस, he was never authorized to lead such like protest demonstrations. तो मेरे ख्याल में लगता है कि तहरीक इंसाफ को थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज कर रही है। अब अली अमीन जो है बैकफुट पे नजर आएंगे और आपको जो बाकी पार्टी लीडरशिप है वो शायद कोशिश करेगी कि वो रोडों पे निकले या प्रोटेस्ट करे। ये एक स्ट्रेटेजी चेंज नजर आ रही है विजिबली। ठीक, शाहजी बहुत बहुत शुक्रिया। हम शिराज शाह साहब से बात कर रहे थे चीफ में। आई थिंक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। तो नाज़रीन, आपसे मिलते हैं एक वक्फे के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, आपको मैं एक दफ़ा फिर याद दहानी कराऊं कि इस वक्त आप हमारा शो ट्विटर पे लाइव देख सकते हैं और आप अपने सवालात वहाँ पे हमें भेज सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे आपके सवालात भी लेंगे और आपके ओपिनियंस भी हम लेंगे। तो ज़रूर अपने क्वेश्चंस हमसे पूछेगा। तो अब हम जैस्मिन, आई थिंक लेट्स गो टू आवर स्टोरी नंबर 2 फॉर टुडे। यस प्लीज डू, एंड आल्सो अनाउंस द वेरी स्पेशल गेस्ट ऑफ टुनाइट। बिल्कुल, ताकि उनके लिए भी अगर कोई सवाल है तो वो भी बिल्कुल। हमारे पास हमने आज दावत दी है फैसल चौधरी साहब को, सीनियर लॉयर भी हैं और खान साहब के काउंसलर भी हैं, लीगल काउंसिल। तो इसी वाले से हमारी स्टोरी है कि अब जब ये बुशरा बीबी की भी रिसेंटली रिहाई हुई और खान साहब की बहनों की भी रिहाई हुई, तो अब और उनसे मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। और हाल ही में फैसल चौधरी साहब ने मुलाकात भी की है और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर जो मामला हुआ वो देखा। तो फैसल ज़्यादा बेहतर बताएंगे, वो उन्हीं से ही पूछेंगे। तो वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब। Thank you very much and congratulations both of you for starting this new show and Thank you so much Faisal, thank you so much and thank you so much for taking our time. फैसल, ये बताइएगा, उस दिन आप निकले बानी पीटीआई से मुलाकात करके, आपके साथ शुएब शाहीन भी थे, मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी एंड आपने रियलिस्टिकली जो आपने सिचुएशन देखी वो आपने बताई। उसके बाद अचानक मतलब क्या हो गया, जो कुछ खबरें हम तक पहुंची हैं, यानी कि जैसे, और ऐसे नहीं पहुंची कि किसी ने हमें फ़ोन करके बताया हो, जो ट्विटर पे भी या दीगर जगह या जिन लोगों से भी हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि आपने अंदर जाकर लीडरशिप की, सीनियर लीडरशिप की, स्पेशली डी चौक के हवाले से और दीगर जगह पे, और जब खान साहब की बहनों को पकड़ा जा रहा था तो सारी लीडरशिप गायब थी और इस हवाले से आपने खान साहब को अपडेट किया। तो इस बात से तो उनको खुश होना चाहिए था ना, तो फिर वो नाराज क्यों हो गए? फिर देन व्हाई वर यू, आई मीन यू आई नो यू आर हिज पर्सनल काउंसलर एंड यू आर फाइलिंग ऑल द पिटिशंस, लेकिन कह रहे हैं कि वो भी कैंसिल कर रहे हैं, व्हाई? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि शिकायत तो तब होती है जब कोई एब्सेंटी हो तो उसके सामने की जाए। तो मैंने तो जो बात की है सबकी मौजूदगी में की है और वही की है जो आपके साथ शेयर की है। जो मैंने बाहर देखा खान को बताया, जो खान के अंदर देखा वो बाहर आप लोगों के साथ बताया। जो खान साहब के साथ ट्रीटमेंट हुआ, मुझे उस पर ज़ाती तौर पे बहुत गुस्सा है और बहुत मैं उस पर रंजीदा भी हूँ, बिकॉज मेरा ये नहीं ख्याल था कि 3 तारीख से लेके 22 तारीख तक जो जिम्मेदारान हैं वो इस तरह से, वो बीबी साहबा की भी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है और इनकी खान साहब की भी, उसको इस तरह से वो इग्नोर करेंगे। और मेरा जो बुनियादी मकसद भी जो बाहर अगर आप देखें वो प्रेस टॉक में, तो शुएब साहब ने शुरू की गुफ्तगू, क्योंकि हमें खान साहब ने कहा था कि आप जाके मीडिया पे ये बताइएगा, आप बाहर जाके ये बताइएगा। क्योंकि नॉर्मली खान साहब जो हैं वो मुझे नहीं कहते हैं कि आप बताइएगा, सो मैं नहीं बताता, लेकिन उस दिन स्पेशली उन्होंने कहा ये बताइए। और देन मैंने उनको ये भी कहा कि ये जो पिटीशंस डाल के हमने ये भी ख़त्म कराना है, दिस इज़ नॉट ऑन, बिकॉज मैं तो बहुत अपसेट हो गया था। मेरा ख्याल ये था कि 19 को जो डेलीगेशन मिली है तो उनकी क्योंकि एंगेजमेंट की, तो उन्होंने ये मामलात हल कराए होंगे और जो 3 से लेके 19 तक उसमें डिज़ाइन हुआ सारा,
और उसके साथ तो फिर नाराज कौन हो गया आपसे? नाराज कौन हो गया? मतलब क्या किसको ये बात बुरी लग गई? नहीं पता है कि मुझे नहीं पता कि कौन किस लिए नाराज हो, क्योंकि मुझे किसी ने बात ही नहीं की। यहाँ तो मुझे ये मैंने तो मीडिया शीडिया पे सुना है कि जी ऐसे है और वैसे है। देखिए मेरे तो क्लाइंट है खान साहब, इफ ही सेज कि नहीं आपने नहीं करना, आई विल नॉट ऑब्वियसली आई कांट मायसेल्फ टू एनीबॉडी एनी ऑफ द क्लाइंट रिगार्डलेस। खान साहब तो खैर बड़े आदमी हैं और उन्होंने मुझे बुलाया था ऑफिस में, बुला के अपने केसेस दिए थे और जो उन्होंने मुझे कहा था मैंने वो उनको डिलीवर किया। So are you still fighting his cases? आज जो खबर आई है कि जी अब आप कोई केस नहीं लड़ेंगे, is that true या अभी भी आप उनके केस फाइट कर रहे हैं? देखिए मैंने उनकी पिटीशन कल फाइल की थी, गौर साहब को भी पता है। वो पिटीशन जो उनको जेल में जो वो गए हैं, मेरा बिल्कुल फर्म ये बिलीफ है कि जो उनके साथ हुआ है दैट पीपल जो रिस्पॉन्सिबल हैं दे हैव टू बी टेकन टू द टास्क। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के साथ इतनी ज्यादती करने वाले लोग जो हैं वो उनको आप स्पॉट फ्री जाने दें। आई एम वेरी फर्म ऑन दिस कि आपकी, और ये मैंने खान साहब से अच्छा तो ये बताएं ना कि सीनियर लीडरशिप को क्या मसला है? आखिर सीनियर जो लीडरशिप है वो किसी धरने में नहीं नजर आती, किसी जुलूस में नहीं नजर आती, आवाम बाहर निकलती है, फिर डी चौक तक पहुंचा देते हैं आप उनको, फिर वो रडरलेस होकर यहाँ से वहाँ मारे फिरते रहते हैं, आंसू गैस की शेलिंग, जूते थप्पड़े सब कुछ वो खाते हैं और लीडर गायब होते हैं। तो क्या मसला क्या है लीडर्स को? देखिए लीडरशिप को तो जो मसला है वो अपना मुझे नहीं पता। देखिए मेरा भी लीडरशिप के साथ मसला इसलिए नहीं है जस्मिन कि मैं तो पॉलिटिकल जो है ना वो साइड देखता नहीं, पार्टी का मेरा कोई लेना देना नहीं है। सो आई एम हिज लीगल काउंसिल जो खान साहब, सो मैं तो वहीं पे अपना देखता हूँ और वहीं पे करता हूँ। No, but something must have ticked them off ना। This must have ticked them off कि आपने बाहर आके बताया और आपने ये भी कहा कि जी उनकी बहनें जब अरेस्ट थी तो उनसे भी कोई नहीं मिलने गया, और ये वैसे एक फैक्ट है कि उनसे कोई नहीं मिलने गया। जी मैं देखिए मेरी तो कोई शिकायत करने की आदत नहीं है, पता नहीं मैंने कहा नहीं, but this is not शिकायत, this is information because he is in isolation। यस ऑब्वियसली वो तो मैंने फिर ये भी मैंने इंतजार कर। देखिए मैं तो जो चीज़ें बतानी है मैं क्यों छुपाऊंगा, और मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। जो मुझसे पूछा जाएगा मैंने सच्ची बताना है। और अगर देखिए अगर मैं बाहर की दुनिया से खान साहब का रब्ता हूँ तो और मेरे पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं, मेरा पोलिटिकल एजेंडा भी कोई नहीं है, तो अगर हो भी तो मैं सच पे बुनियाद करूँ, मेरा तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है। वाई शुड आई हाइड समथिंग फ्रॉम खान? मुझे उनको क्लियर पिक्चर देनी है फैसले, ताकि उनको करने में आसानी रहे। अभी बेगम साहब बाहर आ गई हैं, हाँ, बेगम उनकी मुलाकातें होंगी, वो अच्छे तरीके से उनको बताएंगी। अच्छा, और मेरे ख्याल में फिर उनमें हमें से किसी की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो अच्छा, अगर वो कोई चीज मेरे से पूछने जा रहा है, क्योंकि बाहर की दुनिया से जो बाहर आजाद लोग अंदर जेल में जाते हैं तो वो तो इनकार्सरेटेड हैं, इतनी नगुफ्ताबे हालत में रहे, तो वहाँ पे अगर कोई चीज होगी, मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा तो ख्याल कुछ और था, बट व्हेन ही एंटर्ड एंड आई लुक्ड अपॉन हिम आई वाज शॉक्ड, और मैंने कहा ये क्या, एंड देन फिर मुझे बहुत अपने पे भी गुस्सा चढ़ा कि भाई आप हम इग्नोर कैसे कर सकते थे खान की इतनी, और क्योंकि सब देखे ना पीटीआई है या इवन मैं हूँ, आपने तारुफ में भी मेरे तारुफ में भी खान साहब का नाम आता है, खान साहब ने मेरे से शफकत भी की है, तो हमें विजिलेंट तो रहना चाहिए था ना। आपने पिटीशंस फाइल क्यों नहीं की? 3 से बंद थी तो 11 तक हमने वेट क्यों किया? 4 को 5 को क्यों? सही है, बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं की पिटीशंस फाइल आपने क्यों नहीं की? जी आप अच्छा फैसल भाई, मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना था कि मैं ज़ाती तौर पे इससे आगा हूँ कि आपकी बड़ी खिदमात हैं पीटीआई के वर्कर्स के लिए। जैस्मिन, अभी ये जो वर्कर्स पे इन्होंने विदाउट एनी कॉस्ट मुकदमात, कई 100 मुकदमात लड़े हैं, तो मतलब सिर्फ जो बानी पीटीआई हैं सिर्फ उनके केसेस नहीं है बल्कि वर्कर्स के केसेस लड़े। तो ये जो आपके इख्तलाफात जो हैं इसको ब्रिज करने का कोई तरीका किस तरह होंगे ये? क्योंकि आई थिंक ये तो बड़ा ओपनली एक इस सिचुएशन की समझ नहीं आ रही कि ये इख्तलाफात शुरू कहाँ से हुए और क्यों हुए हैं। मैं आपको लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये हम बात कर देते हैं क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारी ILF के जो टीमें हैं इवन तहसील लेवल तक जो लॉयर्स हैं, लड़के लड़कियां जो हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं और वर्करों के लिए काम करते हैं। इतना ज़्यादा काम करते हैं कि आप हर बंदे की वो टेक केयर करते हैं जो उनके तक पहुंच जाता है, या इवन
उसकी खबर आ जाती है, वो सबकी टेक केयर लाजमी करते हैं। और इसमें लाहौर में भी हमारे लड़के हैं, लॉयर्स हैं, और इस्लामाबाद की जो टीमें हैं, सरदार मसरूफ हैं, हमारी आमना अली हैं, दूसरे अपना मिर्ज़ा साहब हैं, अपना तूरी है ये, और अली बुखारी है, और या बाकी भी सिद्दीकी वगैरह बहुत सारे वकील हैं। ये सारे अपनी जो है ना वो आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल मेहनत करते हैं। लाहौर में सलमान शाहिद एक लड़का है, एक वो अलवी का देखते हैं, एक मारिया बलोच है हमारी लड़की। अच्छा फैसल, एक बात बताएं, क्या आपका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, लेट मी आस्क यू अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आपका सलमान अकरम राजा साहब से है? क्योंकि आपकी और शोएब शाहीन साहब की मुलाकात के बाद ही वाज द लास्ट पर्सन टू मीट खान साहब इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग। देखिए मेरा उनसे मेरा उससे क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा? ऑब्वियसली मेरा तो कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ उसके साथ तब होना कि अगर मैं कोई पॉलिटिकल ऑफिस का एस्पिरेंट हो, तो मैं तो हूँ नहीं। तो और अगर वो ये जो वकालत करनी है वो जो खान साहब ने उनके जिम्मे लगाना है वो करें। मेरे से कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई है तो फिर वो बात करेंगे, तो मैं बात करूंगा। मेरा तो कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ है भी नहीं, और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता, बिकॉज इफ जो मैं छोटे से ये टाइम में वट एवर आई हैव टू डिलीवर तो मैंने किया। फ्रैंकली स्पीकिंग इस वक्त जो है मेरी खान साहब की वो जो जेल की सोबतें हैं वो भी पता लगता है कि अब सुबह खत्म की हैं या नहीं की हैं। अभी तक तो ये लीगल तरह से कोई पिटीशन नहीं फाइल की गई। अगर जो मैंने कल फाइल की है, मैंने गौर से ये कहा है कि आप गौर साहब से भी कहा है, और मैंने उनको कहा कि आप जाके ये आर्ग्यू खुद कर ले, मेरा होना जरूरी नहीं है, बस केस होना चाहिए खान साहब की बेहतरी के लिए, ये कोई भी करे। हाँ, कोई अच्छा है। अच्छा फैसल साहब, अच्छा फैसल साहब आपसे दो छोटे छोटे सवाल पूछ लूँ। एक ये जो अभी आपके जो भाई हैं फवाद चौधरी साहब, उनकी तरफ से सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान जो एक लफ्जी गोलाबारी जारी, क्या आप उसका शिकार बने हैं? और दूसरा सवाल ये है कि जो बुशरा बीबी साहिबा की हालिया जो रिहाई हुई है और तमाम केसेस से वो बाहर होके आई हैं, तो वो कोई नहीं, अभी अलकादिर का फैसला अभी उसका आना है, अलकादिर का फैसला, तो ये कोई डील का शख्स आना है या वो एक लीगल प्रोसेस से बाहर आई है? वो इस जो खान साहब की सिचुएशन है, क्या वो आपको डील का शख्स आना लगती है? जिस तरह से खान साहब को अंदर रखा गया है, जिस तरह से खान साहब से चीज़ें ली गई हैं, उनको सॉलिटरी में 14-14 घंटे 12-12 घंटे, और बीबी को भी अलहदगी में रखा गया। और खान साहब ने तो मुझे बताया बीबी से तो मुलाकात नहीं हुई, उनको तो पता नहीं है कि वो किस सिचुएशन में रही है, क्या हुआ, तो क्या सूरत हाल वहाँ पे बनेगी। अब खान साहब ने जो वो डील का शख्स आना तो डेफिनेटली नहीं, ये वो वाली डील की बात हम नहीं कर रहे फैसल, वो वाली फैसल हम उस डील की बात नहीं कर रहे। सुनने में ये आ रहा है कि कहा यह जा रहा है कि इवेंचुअली ऑब्वियसली देखिए दुनिया में जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं इवेंचुअली उनके ऊपर जाली या सच्चे जितने भी केसेस बनाए जाते हैं। आपको पता है ये हुकूमतों में 90 से पाकिस्तान के जो हालात रहे हैं, एक दूसरे की हुकूमतें गिराना, एक दूसरे पे बेहंगम इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे के ऊपर केसेस ठोकना। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि वो वाली डील की हम बात नहीं कर रहे, किसी कंसेशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि क्योंकि खान साहब बुशरा बीबी को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उनकी मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो शायद वो पार्टी के अंदर जो दरारें पड़ रही हैं उसको जोड़ने के लिए मे बी कन्विंसिंग खान साहब फॉर सम काइंड ऑफ नेगोशिएशन। देखिए ये तो ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रिवी टू समथिंग लाइक दैट, और मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब जो हैं वो इस तरह बात। देखिए बुशरा बीबी का जहाँ तक मैंने जितना इंटरेक्शन ड्यूरिंग द पीछे उनकी इनकार्सरेशन के दौरान हमारा रहा है, मैंने उनको पॉलिटिक्स पे बात करते हुए नहीं देखा। ऑब्वियसली ओपिनियन तो शायद वो दे सकते हैं, लेकिन वो अपनी जो वो ज़्यादा उनकी तो जो इवन वहाँ पे भी अपनी जो इबादत है या वो उस तरह की वो जो। अच्छा मैं आपसे एक बड़ा ब्लेटेंट सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, बिकॉज फैसल जब खान साहब की हुकूमत थी तो यू एंड ऑल द की पीपल वर वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड। अच्छा फवाद चौधरी साहब पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो चैनल्स को फ़ोने कर करके और काफ़ी एंकर्स को फायर करवाते थे, और उसमें से एक सीनियर एंकर जो है उनका नाम तलत हुसैन है। उन्होंने ये कहा कि ये लोग जब आप लोग ओलंपिक्स देखने गए हुए थे चाइना, तो बाकायदा तौर से फवाद चौधरी ने वहाँ से फ़ोन करके कहा कि आई वॉन्ट दिस द प्राइम मिनिस्टर सेइंग रिमूव हिम इमीडिएटली।
एक सेकंड मैं आपसे बड़ा ब्लेटेंटली आई वांट टू टेक दिस मोमेंट एंड आज देखिए, बिकॉज हम अवामी बात कर रहे हैं, हमारा वो शो नहीं है कि हम इस पे वो वाली बातें करें जो कि आम तौर से होती हैं। हम यहाँ ड्राइंग रूम टॉक नहीं करने आए, हम वो बात करते हैं जो पब्लिक भी करती है, पब्लिक जानती है, सब समझती है, सुनती है और अब सब कुछ देखती है। ये बताएं कि ये अब कितनी बड़ी सच्चाई है कि जनरल फैज was the one who was actually feeding Bushra Bibi Saiba about the information which she used to give it to Khan साहब। तो मैं आपसे ये दो सवाल बिल्कुल वो कर रही हूँ जो आवाम सुनना चाहती है। यहाँ तक पहले चाइना वाले इंसिडेंट की आपने बात की, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने फवाद की जो मिनिस्ट्री है, ना तो मेरा ऑफिशियल वर्क में कोई अमल दखल था, ना ही मुझे उन मामला की कोई खबर है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं इसको इल्जाम समझता हूँ, और जो लगाने वाले हैं ये उसका तो फवाद आपको जवाब दे सकते हैं। जनरल फैज से मेरी ना जिंदगी में कभी मुलाकात हुई, ना मैंने उनको चेहरा भी देखा, मैं उनको नहीं पहचानता अगर वो मेरे सामने भी आ जाए। नहीं, लेकिन आपके भाई की तो बहुत इंटरेक्शन थी ना, वो डीजीसी थे, आपके भाई फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, फिर अब आपने देखा तो होगा 1000 वीलॉग्स तो हुए। अब देखिए, मुझे पता है कि पाबंदी लग गई है, अब एक लिमिट तक कहा गया कि भाई जिन लिमिट ज्यादा क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट द DGISI ऑफ अ न्यूक्लियर कंट्री। लेकिन जिस तरह की बातें वीलॉग्स में हुई हैं और सीनियर सहाफियों ने की हैं, वो तो आपने भी सुनी होंगी ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कितनी सच्चाई है, कितनी इन्वॉल्वमेंट थी उनकी गवर्नमेंट चलाने में? देखिए, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा तो गॉसिप है, एग्जैजरेटेड गॉसिप डेफिनेटली होती है, क्योंकि इमरान खान साहब जिस किस्म के आदमी हैं वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। और वो एक देखिए, अगर एक DGI जो ISI का एक रोल है पाकिस्तान की को चलाने में, पाकिस्तान की जो एक इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है या दूसरे मामलात हैं, इट इज़ ऑब्वियसली एजेंसीज के बगैर तो नहीं चला जा सकता। जो दूसरी एजेंसीज हैं तो उनका जो डे टू डे गवर्नमेंट अफेयर्स हैं उनमें एक इन्वॉल्वमेंट तो डेफिनेटली होती है, पार्ट ऑफ गवर्नेंस भी होती होगी पहले भी और उससे पहले भी। अब आप ये कहें कि और जो रिस्पेक्टिव ऑफिसेज होते हैं, इनकी ड्यूटी होती है कि ये प्राइम मिनिस्टर को जो है ऑन बोर्ड रखें ये सारी चीज़ों के ऊपर, ताकि क्योंकि डिसीजन जो है वो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली तो प्राइम मिनिस्टर ने लेना होता है, इसलिए ये सारी चीज। और उस दौरान में अफगान कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया के साथ, नहीं वो जो कंप्लीटली अंडरस्टैंड। फैसल, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह आपको फिर दावत देंगे। देयर लॉट ऑफ मोर क्वेश्चंस एंड आई होप ऑल योर इश्यूज आर रिजॉल्व्ड। यू आर अ गुड पर्सन, यू रियली वर्कड हार्ड फॉर PTI, नो डाउट। मैं मतलब एज एन ऑब्जर्वर ये बात कर रही हूँ। सो इंशाल्लाह ताला अल्लाह सब खैर करेगा। थैंक यू सो मच। जिस बात की मैं बात कर रही थी, वी हैव अबाउट 2 minutes। हेलो प्रोड्यूसर साहब, हमारे पास 2 मिनट है हमारे पास। जिस बात की मैं बात कर रही थी वो ये कर रही थी कि कहा ये आपको ये पता है ना कि ये तो आम बात है कि कितने हज़ारों तो अब इस पे पॉडकास्ट और वीलॉग्स हो चुके हैं कि उनके पास जिन्नात थे एंड शी यूज्ड टू लाइक टेल खान साहब के जी कल ये होने वाला है, परसों ये होने वाला है, और फिर वो चीज़ तरह की बातें इस तरह नहीं, वो फिर चीज़ हो जाती थी। तरह की बातें नहीं, एग्जैक्टली वही चीज़ें हो जाती थी। तो कहा यह जा रहा है, एंड आई नो कि वो एक पर्दादार खातून है, नमाजी परहेजगार है, आई हैव नो राइट कि मैं उनकी किसी हिस्ट्री पर, दिस इज आई एम टॉकिंग ऑन द बेस्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन लीक्ड थ्रू द मीडिया, ठीक है। तो उस पे ये कहा जाता था कि वो जो जिन्नात थे वो अब वो हैं जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। लाइक ही यूज्ड टू टेल बुशरा बीबी कि खान साहब को बताना है कि कल ये होगा, तो वो हो जाता था। आर यू लाइक शॉक्ड और व्हाट? इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, इट्स ऑल ओवर द मीडिया, इसमें डाइजेस्ट करने की क्या बात है? सुना तो मैंने भी था, लेकिन अब सार आलम के 1 करोड़ वीलॉग्स नहीं देखे आपने? टाइम बहुत कम होता है, बेसिकली मसला ये। मुझे तो फौरन जान छुड़ानी होती है। मैंने तो आज आपको एक गाना सुनाना था के हवाले से। क्या? अब वो नहीं, नेक्स्ट वीक चलें नेक्स्ट। अच्छा, जाते जाते 2700 लोग ने आज हमें ट्विटर की लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन किया। वाओ, एंड सलमान साहब ने लिखा फैंटास्टिक, तो थैंक यू सो मच सलमान साहब। अच्छा guys, we are going to actually be, because this is, you know, like we just started the show na, so inshallah from next week we are going to have proper 10 minutes and we are going to take your live comments, whatever those may be. गालियां मत दीजिएगा।
अब तो इंशाल्लाह मुलाकात अब नेक्स्ट वीक फ्राइडे वाले दिन होगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, लेकिन आज का हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। थैंक यू सो मच, आपने तज्जिया दिया। जाइबा, थैंक यू मुइज़ फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नो प्रॉब्लम, ऑन माय ओन शो। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे वाले दिन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।